नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री ट्रेसिंग ऑफ द कोनिक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये थर्ड पेपर है बच्चों। और आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स जानेंगे और इससे अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम इसका एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वीडियो में बच्चों आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आइए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिक्स पढ़ने होंगे और बेसिक्स पढ़ने से पहले आपकी समझ में चैप्टर का नाम आना समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बार बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं और बच्चों को चैप्टर का सही तरह से नाम ही नहीं पता होता कि नाम क्या है इसका। बच्चों अगर एक बार आपकी समझ में नाम बिल्कुल एक्यूरेट आ गया ना तो चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इस चैप्टर का नाम है बच्चों द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। तो इसका मतलब है जनरल का साधारण इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, यानी इस चैप्टर के अंदर आपको जितने भी इक्वेशंस देखने को मिलेगी उसके अंदर आपको 2 घात की इक्वेशन देखने को मिलेगी, 3 घात की नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका नाम है सेकंड डिग्री। और इसमें लिखा हुआ है ट्रेसिंग ऑफ द कोनिक्स। इसका मतलब साधारण सा है बच्चों, कोनिक्स का मतलब होता है सांकव और ट्रेसिंग का मतलब है कि उसका ग्राफ बनाना, चित्र बनाना। तो साधारण सा इसका मतलब है कि किसी भी सांकव को अगर हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करें तो उसका मतलब होता है ट्रेसिंग ऑफ द कोनिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अगर आपको किसी भी क्लास का मैथ पढ़ना है, किसी भी क्लास का मैथ पढ़ना है और कोई भी चैप्टर आपको समझना है तो सबसे पहले बेसिक्स आपकी समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक्स के अंदर क्या है बच्चों, सबसे पहले अच्छा बच्चों मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाएं अपने। आज ये इस बुक का पहला चैप्टर है और हम आज के बाद 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर अपलोड करेंगे। और किसी भी बच्चे को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलकर ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर है द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। मतलब ये पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री होती कैसे है, किस फॉर्म में होती है। तो बच्चों इसकी फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) by स्क्वायर 2gx और 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच्चों ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। इस चैप्टर के अंदर आपको जितनी भी इक्वेशंस देखने को मिलेंगी वो इसी फॉर्म में होंगी, जो ये फॉर्म लिखी है इसी फॉर्म के अंदर होंगी। अब बच्चों इसके अंदर ये तो इक्वेशन होगी, चलो वो तो ठीक है, पर इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोनिक्स होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। कोनिक्स का मतलब है देखो काइंड्स ऑफ द कोनिक्स। आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोनिक्स के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो कोनिक्स के बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं, पर इस चैप्टर के अंदर जिन कोनिक्स का यूज़ होने वाला है सिर्फ वही बताएंगे हम। जैसे कि सबसे पहले आपने बच्चों सुना होगा, 12वीं क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, इलिप्स के बारे में पढ़ा होगा, हाइपरबोला के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे के सारे बच्चों कोनिक्स हैं। जैसे इलिप्स हो गया एक, तो इलिप्स है और पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है दो, हाइपरबोला है। ये सब बच्चों कोनिक्स होते हैं, हाइपरबोला
और इसके अंदर है भैया टू स्ट्रेट लाइन, STRAGHT, स्ट्रेट लाइन। काइंड ऑफ द कोनिक्स, इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो कोनिक्स यूज़ करेंगे हम, वो इलिप्स होगा, पैराबोला, हाइपरबोला और टू स्ट्रेट लाइन। हिंदी का में इसका मतलब है दीर्घवृत्त, इसका मतलब है परवलय और इसका मतलब है अति परवलय और उसका मतलब है दो सीधी लाइन। ये होते हैं बच्चों कोनिक्स के प्रकार। अब इसके अंदर बच्चों नेचर, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन इस टाइप की मिलेगी आपको हर बार देखने को, और कोनिक्स इतने प्रकार के होंगे। जब हम ये सीखेंगे कि हम कोनिक्स को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो वहाँ आपकी ये हेल्प करेगा ये चीज़। अब बच्चों नेचर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, वो क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसी इक्वेशन देगा और उस इक्वेशन से हमें ये पता लगाना है कि इन सब में से कौन सा कोनिक है। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, वो है नेचर ऑफ द कोनिक। नेचर ऑफ द कोनिक या फिर कोनिक्स। नेचर अगर आपको चेक करना है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर आपको किसी भी कोनिक्स का नेचर फाइंड करना है कि भैया नेचर क्या है, इनमें से कौन सा कोनिक्स है, तो उसके आपके पास में दो रास्ते हैं। या तो आप डेल्टा निकाल लो। अब डेल्टा कैसे निकाल लें, डेल्टा का एक फॉर्मूला है ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर जीरो। बराबर जीरो नहीं है इसके अंदर। तो बच्चों ये डेल्टा का ये सूत्र है, आप यहाँ से डेल्टा निकाल सकते हैं और डेल्टा निकालने से आप उसका नेचर चेक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इस जैसे आप डेल्टा निकालते हो और डेल्टा का मान आपको जीरो मिलता है, यहाँ पे डेल्टा का मान सपोज करो कि आपके पास जीरो आ गया, तो ये जो इक्वेशन हमें देगा वो स्ट्रेट लाइन की होगी। बस ये ध्यान रखना है आपने। वो जो इक्वेशन हमें देगा वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होगी। आप बस ये ध्यान रखें, डेल्टा से फाइंड कर सकते हैं आप उसका नेचर। उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल बच्चों, अगर डेल्टा का मान जीरो है और जीरो होने के साथ साथ आपको एच स्क्वायर बराबर ए बी भी मिलता है कहीं पे, डेल्टा बराबर जीरो है और इस जीरो के साथ साथ आपको एच स्क्वायर बराबर ए बी कहीं भी दिखाई दे, ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर ए बी, अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी है तो स्ट्रेट लाइन तो होंगी पक्का, पर वो पैरेलल होंगी, ये भी ध्यान रखना है आपने। पैरेलल का मतलब है समांतर, PARALLEL, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, मतलब पैरेलल स्ट्रेट लाइन तो होंगी लेकिन वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल समांतर होंगे। ऐसे इसमें थर्ड पॉइंट है बच्चों, अगर आपको कहीं भी a बराबर b दिखाई दे एंड h इज इक्वल टू जीरो, तो वो जो समीकरण हमें देगा वो बच्चों सर्किल की होगी, वो होगा सर्किल। बिल्कुल वैसे बच्चों जैसे हमने ये तीन पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किए हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी है, एच स्क्वायर बराबर ए बी है एंड डेल्टा बराबर जीरो नहीं है, तो वो पैराबोला होगा, PARA, पैराबोला। ऐसे बच्चों उसका फिफ्थ पॉइंट है। आप बच्चों साथ के साथ नोट्स बनाइएगा, मेरी ये गारंटी है कि आपकी समझ में एक एक पॉइंट्स आने वाला है, एक एक पॉइंट। अगर बच्चों कितनी बार ऐसा होता है कि एच स्क्वायर छोटा है ए बी से एंड डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है और डेल्टा बराबर जीरो नहीं है, तो वो इलिप्स होगा, फिर इलिप्स।
इलिप्स का मतलब है कि वो दीर्घवृत्त होगा। फिर ये 5 पॉइंट है बच्चों। बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट है इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है कि एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से एंड डेल्टा बराबर नहीं है 0 के, तो इस कंडीशन में बच्चों वो हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला ऐसे बच्चों उसका 7वां पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है बिल्कुल। और इसका तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है क्वेश्चन करने में वो इन 6 पॉइंटों का होने वाला है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका तो बहुत कम होता है, कितनी बार होता भी नहीं इसका इस्तेमाल। यदि अगर देखो बच्चों, जैसे a प्लस बी निकालना हमने और वो a प्लस बी बराबर 0 है। अब कितनी बार मन में एक क्वेश्चन चलता है बच्चों कि भैया a b h ये कहाँ से निकाल लें हम, तो वो भी हम इस पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे कि भैया ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं इसमें। देखिए बच्चों, अगर इस पॉइंट के अंदर a प्लस बी 0 है और एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से, ये दो कंडीशंस हैं। ये दो कंडीशंस है, अगर a प्लस बी बराबर 0 है और एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से, तो इस कंडीशन में बच्चों ये रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला होगा। रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला। तो बच्चों ये 7 पॉइंट हैं। ये आप या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर साथ के साथ नोट कर सकते हैं। अभी तक बच्चों हमने इसके अंदर ये सीखा है कि हम किसी भी कोनिक का नेचर कैसे चेक कर सकते हैं। नेचर का मतलब ये है कि वो जो इक्वेशन हमें दे रखा है वो इलिप्स का है, पैराबोला का है, हाइपरबोला का है, या फिर वो किसी स्ट्रेट लाइन का है। अगर आपको ये डिसाइड करना है तो आप इन 7 सूत्रों की मदद से कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, ये इसका डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है। आप डेल्टा से ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका नेचर क्या है कोनिक का। अगर डेल्टा बराबर 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर डेल्टा बराबर 0 है और एच स्क्वायर बराबर ए बी है तो वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब दो समांतर रेखाएं होंगी। अगर आपने डेल्टा बराबर निकाला, डेल्टा नहीं, एच इजिकल टू ए है और एच इजिकल टू ए है और ए बराबर बी है तो वो सर्किल होगा। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी है और डेल्टा का मान 0 नहीं है तो वो पैराबोला होगा। एच स्क्वायर छोटा है ए बी से और डेल्टा बराबर 0 नहीं है तो वो इलिप्स होगा, यानी दीर्घवृत्त होगा। एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से तो डेल्टा बराबर 0 नहीं है तो हाइपरबोला होगा। ए प्लस बी बराबर 0 है और एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब बच्चों बात यह है सोचने की कि हम ये चीज़ें हम कैसे निकाल लें। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे हमें कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी है, सपोज करें आप एग्जांपल से सीखे हैं कि जैसे कोई भी इक्वेशन है, सपोज करें हमें दे रखा है 9x² प्लस 10xy प्लस 18y² प्लस 10x प्लस 3y, या फिर हम ऐसे लिख लें कि 10y प्लस 9 इजिकल टू 0। सपोज करें बच्चों ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन का नाम बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, क्योंकि ये दो घात की समीकरण है। और बच्चों आपकी किताब में लिखा होगा 2D। 2D का मतलब है कि x और y में जो समीकरण होती हैं उन्हें 2D बोलते हैं। अब बच्चों देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने जो जनरल इक्वेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जब हमने ये शुरू किया था पढ़ना, तो हमने ये लिखी थी। देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप, ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दी होगी हम उस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें ये जो इक्वेशन है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ax²
2hxy by² 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन 2 डिग्री की। तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर की गुणा में जो लिखा हुआ होता है वो हमेशा ए होता है। तो आप थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9, तो यहाँ से पता चल गया कि भैया ए बराबर है इसमें 9। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई की गुणा में जो लिखा हुआ होता है वो होता है 2h। यहाँ पे एक्स वाई की गुणा में क्या लिखा हुआ है 10, 2 पंजे 10, यानी h बराबर यहाँ से मिल गया हमें 5। बिल्कुल वैसे ही आप बच्चों सारे के सारे b निकाल सकते हो। ऐसे ही वाई स्क्वायर की गुणा में b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर की गुणा में 18 है, यानी भैया ये हो गया b बराबर 18। बिल्कुल वैसे ही x की गुणा में कितना है 2g, और यहाँ पे x की गुणा में कितना है 10, 2 से 10 को डिवाइड करो तो g इज इक्वल टू 5। बिल्कुल वैसे आप और भी निकाल सकते हैं। हमें पता है बच्चों कि y की गुणा में कितना है 2f, और वहाँ कितना है जो हमें समीकरण दे रखी है 10, तो 2 से 10 को डिवाइड करो 5, f बराबर 5। बिल्कुल वैसे ही ये जो टर्म है बच्चों ये कांस्टेंट है, इसके अंदर ना x होगा ना y होगा, तो कांस्टेंट कितनी है यहाँ पे 9, तो c इज इक्वल टू 9। तो आप a b c h x y ऐसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, और इसी की मदद से आप a b c h x y की मदद से नेचर चेक कर सकते हो कि इस कोनिक का जो नेचर है वो क्या है। ठीक है बच्चों, जब डेल्टा आप निकाल लोगे, डेल्टा का यूज़ करोगे, तो डेल्टा के अंदर तो आपको सिर्फ 6 से 7 चीज़ों की ज़रूरत है। देखो ए बी सी 3 हो गई, और एफ जी एच, देखिए ए बी सी और एफ जी एच, सिर्फ आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत है, और आप 6 चीज़ों की जो वैल्यू है बच्चों आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसके अंदर हमने अभी तक ये 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसके अंदर 3 पॉइंट। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है चौथा, वो है कि हम कोनिक्स का सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कोनिक का हम सेंटर कैसे फाइंड करें। ये बच्चों अगर आपको कोनिक का सेंटर क्या फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों हमें ये इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर ये दे के रखेगा ax², जो जनरल इक्वेशन है जो हमने अभी पढ़ी थी, 2hxy और by² 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0, ये हमें दे के रखेगा। और बच्चों आपको ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल माननी पड़ेगी fxy। अब बच्चों मन में एक पर्सन चलता है कि भाई माननी क्यों पड़ेगी। देखिए बच्चों ये इक्वेशन xy के अंदर है, जो वेरिएबल है इसके अंदर वो xy है, तो हम इस इक्वेशन को किसी ना किसी फंक्शन के बराबर मान लेते हैं, जिससे कि हमें आगे चलकर पार्शियल डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें बच्चों। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आपको पता ही है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आपको अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना मैं बता दूंगा कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और उसे 0 के बराबर रखना है आपने। उसके बाद क्या करना है, फिर दोबारा एक बार और इसी समीकरण इसी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन करें इसका y के रेस्पेक्ट में, और उसे 0 के बराबर रखें। जब आप ऐसा करोगे तो आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी और एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी। उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर कर आपको x और y फाइंड करना है, ये 2 चीज़ फाइंड करनी है आपने। और x और y की वैल्यू सपोज करें, आप मान लें कि x बराबर a है और y बराबर b है, तो ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, a और b सेंटर के निर्देशांक हैं, ये है सेंटर उस कोनिक का। तो आपको अगर किसी भी कोनिक का सेंटर फाइंड करना है तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ये पूरा काम करना पड़ेगा।